नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। आ जाएंगे सारे के सारे लोग। ये मोस्ट अवेटेड वीडियो होने वाला है बेटा, जहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग सीए फाउंडेशन लॉ का पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो सितंबर 24 अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे आया था। जी हाँ, मैं जानता हूँ ये आईसीआई के हिस्ट्री का जब से एटलीस्ट मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, इससे लेंदी पेपर मैंने नहीं देखा बेटा। जो इसमें सवाल पूछे गए थे ये वाकई बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए थे कम नंबर के लिए, लेकिन मैं आपको ड्यूरिंग द पेपर बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जिससे ये पेपर आप टाइमली सॉल्व कर सकते थे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपके साथ कि इसमें आपका फॉल्ट है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दोहराए की बात ही नहीं है कि जब कोई सवाल आता है तो बच्चे के मन में स्वाभाविक सी बात है यही आने वाला है कि मैं जितना भी आंसर मुझे इससे रिलेटेड पता होगा मैं पूरी की पूरी चीजें लिख डालता हूं करके। बट मैं आपको ड्यूरिंग द पेपर जब ये डिस्कशन होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना लिखने पर कितने मार्क्स आपको मिलने वाले थे, और आपने हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया हो करके। एवरेज में सारे बच्चों का अगर मैं बात करूं तो 80 से 85 के बीच में हुआ है, किसी का 90s में हो सकता है, किसी का 70s में भी हो सकता है, नो डाउट। लेकिन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 80 टू 90 के बीच में पेपर। जिस दिन पेपर था लॉ का उस दिन मैं सेंटर पे भी गया था, नागपुर में एक सेंटर है वहां पे गया था मैं, और मैंने वहां पे एक चीज देखा भी था कि जितने भी बच्चों से बात हुई थी सबने 85, 86, 87, 80 ऐसे नंबर का यहाँ पे सॉल्व किया था। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 80 टू 85 या 90 के बीच में सही एवरेज है। उससे ऊपर अगर मैं कहूँ तो उससे ऊपर आपकी स्पीड अच्छी है इसलिए आपने कवर किया, और उससे नीचे मतलब कहीं ना कहीं आपने स्लो किया है सॉल्व, आपने कुछ ज्यादा ही लेट लेट के आंसर लिख दिए, इसके कारण आप थोड़ा सा कम लिख के आ गए। ठीक है, चलिए बेटा कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे सारे के सारे लोग। पेपर 100 नंबर का था। देखिए यहाँ पे प्रिंटेड पेजेस भाई साहब 12, मानते ही नहीं है लोग बिल्कुल, और टाइम अलाउड 4, गलती से यहाँ पे 4 होना चाहिए था, गलती से 3 लिख दिए। पर चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं कहूँ आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था, बाकी 5 में से 4 क्वेश्चंस आपको करना पड़ता है, और ये बात तो आपको बाकी सब चीजें ये तो पता ही होती है। बाकी जो चीजें थी वो एकदम एकदम सही था, कोई दिक्कत की बात। अच्छा, खास बात क्या है, इन्होंने जो एमटीपी दी है, इन्होंने जो मतलब दो दो एमटीपी लिए आप लोगों ने, 2 सीरीज के एमटीपी लिए, उसमें कहीं पे भी ऐसा कोई पेपर का पैटर्न नहीं, मतलब ये पेपर पैटर्न सबसे हटके भाई साहब हमने जो सेट कर दिया। इससे एक बात समझ में आती है, क्या समझ में आती है कि आईसीआई क्या कहता है। आईसीआई कहता है कि हम लोग कोई रूल्स डिफाइन नहीं करते हमारे पेपर के अंदर, हमको जैसा लगा हम वैसा सवाल पूछेंगे, है ना। इससे तो यही बातें समझ में आती है। यूजुअली नहीं तो पेपर 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, 7 नंबर के क्वेश्चन, बट यहाँ आपको वो चीजें नहीं देखेंगी। ये थोड़ी सी गलत बात भी लगती है मेरे को, है ना, कि एटलीस्ट पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि जिसको फिर पैटर्न नहीं, मतलब आप अगर आप सिर्फ, हम ये थोड़ी बोल रहे कि क्वेश्चन बताओ इन्हीं में से करो करके, मतलब वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो कोई नहीं बताने वाला। लेकिन फिर भी सवाल ये बनता, मतलब यार आईसीआई का पेपर है, एनटीए का थोड़ी जो धनाधन। खैर चलो, तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे यार सीधी सी बात है, कम से कम पैटर्न तो पता होना चाहिए, पैटर्न हमारा फिक्स होना चाहिए। चलिए दोस्तों ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट पार्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मिस्टर एल लेट आउट इज रेसिडेंशियल हाउस टू मिस्टर एम फॉर 50,000 प्रति महीना फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। अकॉर्डिंगली रेंट एग्रीमेंट, अब देखो एम ने दिया एम को, एल ने दिया एम को किराए से 50,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 1 साल के लिए, 6 लाख रुपए साल के हो गए। खैर उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी विल बी पेड बाय मिस्टर एल, मिस्टर एल कुड नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल अप टू 5 मंथ्स। अब एल को पे करना है, मतलब जो ओनर है उसको पे करना है, वो 5 महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ने यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया बेटा। इफ नॉट पेड विद इन एक टाइम के अंदर आपने पे नहीं किया तो मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा, ऐसा नोटिस भिजवाया। इसको अवॉइड करने के लिए एम ने इलेक्ट्रिसिटी बिल 50,000 पे कर दिए विद पेनल्टी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या बाद में एल जो है वो मना कर देता है, बोले नहीं दूंगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा जो तूने पे किया है, जो तूने अपने मन से वॉलंटरीली पे किया है। आपको डिस्कस करना है कि एम क्या एल से पैसा मांग सकता है क्या? अरे बिंदास मांग सकता है। यहाँ पे कौन सा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन नंबर 69 है जो बात करता है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन के बारे में, कि अगर आप किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ में जो वो लीगली एंटाइटल था पे करने के लिए वो पेमेंट अगर आप करते हो तो ऐसे केस में वो पैसे को आप रिकवर कर सकते हो दैट कंसर्न पर्सन से। बस इतना लिखना था, और फिर आप लिख सकते थे कि जो मिस्टर एल है उसको पे करना पड़ेगा एम को, कि आप ऐसा भी लिख सकते थे कि एम बाउंड है पैसा लेने से। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, एम बाउंड है यहाँ पे पैसा लेने से। बस इतना अपने को आंसर लिखना था और आगे बढ़ना था। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड वाला पोर्शन क्या कह रहे हैं देखो। मिस्टर ए ऑफर 25 चेयर्स टू बी फॉर 1500 पर चेयर ऑन 12/2/2024। ए ने बी से प्रॉमिस किया, अच्छा ए ने बी को बोला कि 25 चेयर 1500 के हिसाब से दूंगा।
ए ने बी को प्रॉमिस दिया कि वो ऑफर को ओपन रखेगा कब तक, 15/2 तक। हाउएवर 13/2 को वो क्या करता है, शेयर सी को बेच डालता है विदाउट द नॉलेज ऑफ बी, बी को बिना बताए बेच डालता है। वो बेच सकता है, वो ऑफर ही देके रखा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड थोड़ी हुआ है बेटा, ठीक है। ओके, अब देखो मिस्टर बी कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस, 14/2 को कम्युनिकेट किया एक्सेप्टेंस, लेकिन तब तक तो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं बचा हुआ था बेटा, मतलब अब चेयर तो हमारे पास थी नहीं, हमने चेयर तो बेच चुके थे। तो ऐसे केस के अंदर बी क्या डैमेजेस को क्लेम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, इवन दो ऑफरर एग्री करता है कि मैं होल्ड करके रखूंगा इसको एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे इसने बोला था कि मैं 15 तारीख तक होल्ड करके रखूंगा, बट उससे पहले भी वो ऑफर को रिवोक कर सकता है। और जब आप सेल कर रहे हो शेयर्स को तो ये डीम्ड माना जाता है कि आपने ओरिजिनल ऑफर को क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। बस यही इसका आंसर रहने वाले थे, और इसके ऊपर आपको 2 नंबर मिलेंगे, और वो डैमेजेस को क्लेम नहीं कर सकता है, ये लिखने पर 1 नंबर होगा, और जो मैंने अभी इतना आपको ज्ञान दिया उसके ऊपर आपको 1 नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट सर, यहाँ पे देखिए मिस्टर ए वॉज रनिंग ऑर्फनेज, हिज फ्रेंड मिस्टर एस फिलैंथ्रोपिस्ट एग्रीड टू डोनेट 2 लाख रुपए। एस ने बोला यहाँ पे ए को कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा एक बच्चे के इलाज के लिए जिसको कैंसर है। ऑन इमरजेंसी ए इनकर्ड 1.5 लाख, अब ए ने खुद के जेब से 1.5 लाख रुपए इनकर कर दिया ऑन ट्रीटमेंट ऑफ दैट चाइल्ड, वो जो चाइल्ड है उसके ऊपर। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, अब एस मना कर रहा है बेटा पैसे देने से, तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे ए क्या 1.5 लाख रुपए क्लेम कर सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। ये चैरिटी वाला सवाल है। आप बोलोगे सर यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है ए को, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है चैरिटी वाला पॉइंट। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, इसके अंदर केस लॉ भी है बेटा, और अगर मैं बात करूं तो यहां पे बिल्कुल बिल्कुल आप इस पैसे को क्लेम कर सकते हो क्या, यस सर आप क्लेम कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक के ऊपर इसके ऊपर बाकायदा सवाल एक दे के रखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कमल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसके ऊपर 2 परव्यू बन सकते हैं आंसर के, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो मैं अपने रेगुलर बैचेस रिविजन बैचेस सबके अंदर डिस्कस भी किया हुआ आपके साथ। देखिए क्या, कमल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टार्टेड हिज ई-कॉमर्स बिजनेस बाय इनकॉर्पोरेटिंग ओपीसी ऑन 1 October 2023, ठीक है। He being a sole member of OPC named his brother Sudhakar with his consent as his nominee in the memorandum of OPC. Sudhakar को उसने nominee बनाया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। Now Kamal intends to replace Sudhakar to nominate any one of the following shortlisted friends as a nominee with effect from 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 से वो यहाँ पे नॉमिनेट करना चाहता है किसी दूसरे पर्सन को एज अ नॉमिनी के लिए। तो सर नॉमिनी कौन कौन बन सकता है बताइए। देखो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फिर वो चाहे रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, और रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही अर्थ होता है 120 दिन इंडिया के अंदर हो या नहीं, मतलब इंडिया के अंदर होना चाहिए तब रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाता है। और ये 120 दिन कब होना चाहिए, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब इसके अंदर एक खेला है बेटा, ये देखो ये जो मैंने आपको बताया ना रेसिडेंट ऑफ इंडिया 120 दिन का क्राइटेरिया, ये है अपने लॉ का, एक्चुअल में लॉ ये है, लेकिन एक खेला क्या है मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। अब अपनी मॉड्यूल अगर आप देखोगे ना तो ओपीसी के अंदर इन्होंने देखो, अच्छा यहाँ पे तो मैंने मार्किंग भी करके रखा हूं, मैंने क्लास के अंदर ये डिस्कस किया था इसलिए। देखो क्या सर, एक पर्सन जो नेचुरल होना चाहिए, फिर वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फिर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना, मतलब आरओआई हो या ना हो। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने यहाँ पे एंड डाल दिया, तो इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये 4 कंडीशंस है करके, जिसमें इनका कह के रखा है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 120 दिन इन्होंने इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रहना चाहिए, तब जाके वो ओपीसी बना सकते हैं, अदरवाइज वो ओपीसी नहीं बना सकते, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। जबकि 120 दिन वाला क्राइटेरिया ये पता है कि ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है, मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो आपको देखना पड़ता है पिछले साल 120 दिन या उससे ज्यादा रहा है क्या, अगर वो है तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। हालांकि ये अदरवाइज से ये समझ में आ जाता है कि आरओआई की कंडीशन जरूरी है नहीं है, एक ही बात है। अब सर इसमें आंसर क्या बनाएंगे, तो देखो अगर अपन लोग यहाँ पे बेयर जो एक्चुअल लॉ है बेटा उसकी अगर मैं भाषा पकड़ू ना आपके साथ, तो एक्चुअल जो आंसर भी होना चाहिए उसके हिसाब से तो ये व्यक्ति भी नॉमिनी बन सकता है, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है जिसने रेसिडेंट शिफ्ट किया है, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, रेसिडेंट शिफ्ट हो जाए, नेचुरल पर्सन इंडियन का सिटीजन है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बना सकता है और ये भी बना सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, ये जो 4 कंडीशंस, ये जो 4 कंडीशन है जो मॉड्यूल में देके रखा है और आईसीआई की स्ट्रिक्ट लैंग्वेज, हालांकि आईसीआई तो एक्चुअल में देखा जाए तो आईसीआई ने कंपनी लॉ से ही उठाया है, कोई खुद से तो लॉ बनाया नहीं है,
पर इन्होंने जो बुक में गलती की है वो गलती के हिसाब से मैं अगर बताऊं ना तो पहले केस के अंदर नहीं होगा और दूसरे केस के अंदर गारंटी से देख लो ये लोग, अगर मान लो इन्होंने ये फॉलो किया, ये लोग यस बोलेंगे, पर आपका आंसर नो ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो 1 अप्रैल 2023 को वो आया बेटा। अब 23-24, 1 अप्रैल से लेके 23-24 यहाँ पे चालू होने वाला है, तो इसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 22-23 होना चाहिए। तो 22-23 में 120 दिन का क्राइटेरिया सही मायने में, तो अरे देखो ना यार, यहाँ पे क्या बोल के रखे, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बोल रखा है, तो ये आया तो इसी फाइनेंशियल ईयर में, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन का संपूर्ण हुआ ही नहीं क्राइटेरिया, तो इसके अंदर भी आंसर नो रहेगा। बट ये लोग ऐसे बोलेंगे, इसको कैलेंडर ईयर मान के 120 दिन मान लेंगे और ये इसका जवाब दे देंगे। मैं बता रहा हूं आपको ये क्या गलती करने वाले हैं, हालांकि मैंने आपको दोनों परिव्यू इसके अंदर बता दिया। अब देखते हैं आईसीआई कैसा आंसर देता है, क्या देता है, ये आईसीआई के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से सर, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। पर मॉड्यूल की लैंग्वेज देखेंगे, हाँ अगर आपने ये लिख दिया है यहाँ पे, अगर आपने ऐसा कुछ नोट वगैरह डाल दिया कि 120 दिन का क्राइटेरिया वगैरह, तो आपको समझ जाएगा आपका आंसर नो आप डालने वाले हो। ठीक है, चलो सर आ जाओ अगला देखो। XYZ was incorporated to hold a patent for new product. A company is expecting to start commercial production within next 2 years. 2 साल के बाद करना है इनको, ठीक है ना, 2 साल के अंदर मतलब। इन द मीन वाइल टाइमली इंस्टॉलेशन, कंपनी ने परचेस ऑर्डर दिया प्लांट एंड मशीनरी का और उसके लिए डाउन पेमेंट भी किया 1 करोड़ का। आप ये समझो प्लांट एंड मशीनरी खरीदा आपने को, डाउन पेमेंट क्या किया उससे मतलब नहीं है। अब रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, आप बताइए कंपनी क्या डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है क्या? तो डोरमेंट कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो असेट को होल्ड कर सकती है फ्यूचर के लिए मतलब, और दूसरा, और इसके साथ साथ एंड इसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ये आप पहले डेफिनेशन लिखोगे, इसके ऊपर 1 मार्क मिलेगा। फिर आपको डालना पड़ेगा कुछ ऐसी बातें हैं जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अगर आप कर ये 4 ट्रांजैक्शन करोगे तो भी सैट यानी कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता है, इसके अलावा करोगे तो सिग्निफिकेंट माना जाता है। 4 कौन सी बातें? आरओसी को पेमेंट किया, लॉ के लिए कुछ पेमेंट किया, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए पेमेंट किया, तो ये 3-4 बातें जो अपने को डालना पड़ेगा। पर मुझे बताइए वहां पे क्या मशीनरी का ऑर्डर आपने डाला, मशीनरी परचेस किया, क्या वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है क्या? है। तो अगर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है तो डोरमेंट का स्टेटस नहीं ले सकते, डोरमेंट का स्टेटस नहीं ले सकते, डोरमेंट का स्टेटस नहीं ले सकते। बराबर है क्या? बोलो यस सर। अगला देखो, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, आपको बताना है कि पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड के बारे में बात किया जा रहा है। तो आपको सेक्शन नंबर 33 डालना पड़ेगा कि कब आप पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हो। उसमें वो कंडीशंस है ना, वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, मेजोरिटी द्वारा होना चाहिए, फिर गुड फेथ में होना चाहिए, फिर गुड फेथ की और 3 कंडीशंस है कि आप अपॉर्चुनिटी दो, फिर वो कुछ बोला है तो उसको कंसिडर करो, नोटिस दो, वो सब चीजें, और इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, ये आपने डाल देना है और यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अगला, द पार्टनर हु इज एक्सपेल्ड विल सीज टू बी लायबल फ्रॉम द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द एक्सपल्शन। देखिए यहाँ पे क्या इसका आंसर, द पार्टनर हु इज एक्सपेल्ड विल बी सीज, समझना है ना, विल बी सीज। देखो ये तो बिल्कुल सीज हो जाएगा, लेकिन ओनली आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस। जैसे रिटायरमेंट के प्रोविजंस होते हैं पार्टनर के, ठीक उसी प्रकार के प्रोविजंस यहाँ पे लगते हैं। तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा क्या? हाँ सर देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अगला देखो क्या, 2A1, अच्छा अभी तक क्वेश्चन 1 ही हुआ है, अब क्वेश्चन 2 चालू हो रहा है। क्वेश्चन 1 के डिस्कशन में लगभग 13 मिनट तो डिस्कस में चले गए है ना। आओ अब देखो, मिस्टर आर के ट्रेडर बायर मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर सी के ट्रेडर फॉर द परचेस ऑफ 2000 kg ऑफ बासमती राइस स्पेसिफिकली ग्रोन इन द छत्तीसगढ़ स्टेट। जो हमको छत्तीसगढ़ में जो राइस उगाया जाता है हमको वो चाहिए करके, है ना, और उसको बैग को पैक करना बेटा पिंक कलर के बैग्स में, भाई साहब आ जाओ। उसके बाद देखो, ऑफ 25 kg टू आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ ओरिजिन फॉर स्पेसिफाइंग मोड ऑफ पैकेजिंग ऑफ बासमती राइस। मतलब हमको चाहिए पिंक कलर की बोरी में, भैया आना चाहिए करके, है ना, आ जाइए। अब देखो, सेलर एग्रीड फॉर द स्पेसिफिक पैकिंग ऑफ द राइस ग्रोन इन द छत्तीसगढ़ स्टेट। सेलर ने बोला ओके ओके। हाउएवर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टाफ के कारण इन्होंने क्या किया, 1800 kg ऑफ बासमती राइस है ना, ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के राइस है उसको व्हाइट कलर के बैग में डाल दिया यहाँ पे 30 किलो के पैकिंग के अंदर। ठीक है, अब जो रिमेनिंग क्वांटिटी है 200 किलो की, अब इन्होंने क्या किया, वो छत्तीसगढ़ के स्टेट के अंदर डाला। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के स्टेट के अंदर डाला, पिंक कलर के बैग्स 25 kg में, मतलब 1800 kg का गलत पैकेजिंग किया, 200 kg का सही पैकेजिंग किया, ये इसका अर्थ होता है बेटा। ठीक है ना, ओके परफेक्ट है। क्या आपको इतना समझा क्या, है ना? यस सर, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब सवाल बनता है
क्या यहाँ पे जो बायर है क्या ये रिजेक्ट कर सकता है क्या क्वांटिटी ऑफ बासमती राइस को? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल रिजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, रेमेडी बताओ करके। तो देखो क्या सर, यहाँ पे सेल बाय डिस्क्रिप्शन हुआ है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर मतलब सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे मतलब ये इंप्लाइड कंडीशन के अंदर आता है, इंप्लाइड कंडीशन है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। तो देखो क्या होगा, इसके अंदर दो चीजें हो सकती है, आप रिजेक्ट कर दो होल को, यानी पूरे चीज को, पूरे स्टॉक को ही मना कर दो, या आप ऐसा भी कर सकते हो, आप एक्सेप्ट करो 200 को जिसके लिए आप पे करोगे और 1800 को रिजेक्ट करो करके। ये डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी सेक्शन नंबर 37 यहाँ पे लगने वाला है क्या? यस सर, सेक्शन नंबर 37 यहाँ पे लगेगा। 4 मार्क के लिए सवाल है, थोड़ा सा ज्यादा नंबर के लिए होना चाहिए था वैसे, पर ठीक है चलो। तो यहाँ पे क्या आपको सेल बाय डिस्क्रिप्शन लिखना था, सेल बाय रॉन्ग क्वांटिटी और अपना आंसर को प्रेजेंट करना था। तो क्या रेमेडी अवेलेबल है? रेमेडी के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक तो आप रिजेक्ट कर दो पूरे के पूरे, या आप एक्सेप्ट करो 200 जो आपने बात किया था और 1800 को रिजेक्ट कर दो, क्योंकि आपको महाराष्ट्र के राइस तो चाहिए ही नहीं ना, तो चाहिए ही नहीं तो उसको एक्सेप्ट ही मत करो, ऐसा इनका कहना है। ठीक है सर, अब देखो यहाँ पे, अब बहुत प्यारी चीज है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, तगड़े क्वेश्चन थे, ये वाला तगड़ा क्वेश्चन एकदम। ऊपर वाला इजी था, दो कंसेप्ट को मर्ज करके डाला बस, ठीक है। आपको इसके ऊपर भी एक सेपरेट क्वेश्चन बुक में मिलेगा, इसके ऊपर भी मिल जाएगा। अब बस दो, अब एक ही क्वेश्चन में दो को मर्ज करके डाल दिया, तो ये नहीं बोल सकते नया क्वेश्चन आया करके, नया नहीं होता है, कंसेप्ट तो वही है ना राजा, है ना। आओ अगला देखो क्या, Karthik agreed to sell his laptop to Vasant for the price to be fixed by the Kusum. मतलब प्राइस को कौन फिक्स करेगा? कुसुम फिक्स करेगा, हार्डवेयर इंजीनियर, ठीक है, हार्डवेयर इंजीनियर है वो फिक्स करेंगी, ठीक है, ओके। हाउएवर बिफोर द डिलीवरी ऑफ लैपटॉप, कार्तिक ने अपना माइंड को चेंज किया एंड डिड नॉट शेयर एनी पर्टिकुलर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैपटॉप विद कुसुम, और उसने अपनी कोई डिटेल शेयर नहीं किया, विच मेड हर अनेबल टू डू दी वैल्यूएशन, और उसके कारण वो वैल्यूएशन नहीं कर पाई। अब कुसुम ने रिफ्यूज कर दिया वैल्यूएशन करने से, ओके सर। अब वसंत नीडेड अ लैपटॉप फॉर द प्रोजेक्ट, सो ही प्रॉमिस्ड कार्तिक दैट इफ लैपटॉप डिलीवर्ड टू हिम ही वुड पे अ रीजनेबल प्राइस, मैं पे कर दूंगा। हाउएवर कार्तिक डिसाइडेड नॉट टू सेल द लैपटॉप टू वसंत। नाउ वसंत वांट्स टू नो फ्रॉम यू, वसंत पूछना चाहता है, आपको लीगल एक्सपर्ट माना है, मतलब वाह आप लीगल एक्सपर्ट हो बेटा, ठीक है। आओ, वेदर कार्तिक इज बाउंड बाय द प्रॉमिस he agreed earlier to deliver laptop to him at a reasonable price. If it does not agree to deliver, what is the other remedy available to Vasant? तो क्या रेमेडी अवेलेबल होंगी यहाँ पे? तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर सर यहाँ पे किसी भी कारणवश अगर वैल्यूएशन डिसाइड नहीं हो पाती है, खुद के कारण ना हो या थर्ड पार्टी ना करने दे, तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है क्या? हाँ, अगर उसके अंदर कुछ पार्ट डिलीवरी हो चुकी होती है तो रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ता, बट डिलीवरी नहीं हुई तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। इसके अलावा या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। और यहाँ पे क्या डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कुसुम को रोका गया, कुसुम को आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए वो प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर पाई, इसलिए यहाँ पे आप डैमेजेस को क्लेम कर पाएंगे क्या? बिल्कुल। और कौन क्लेम कर पाएगा? वसंत क्लेम कर पाएगा कार्तिक से, क्योंकि कार्तिक ने इंफॉर्मेशन नहीं दी जिसके कारण प्राइस डिटरमाइन हो सके। ओके सर, अगला सवाल देखो क्या, नेक्स्ट, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आंसर द फॉलोइंग। यार ये कॉर्पोरेट वेल का था, आपको 3 इंस्टेंसेस समझाना था जब कॉर्पोरेट वेल को उठाया जाता है। सर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल रजिस्टर, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, कोई भी व्यक्ति आके इसको चेक कर सकता है, कंपनी को डील करने से पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बातें आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। इसके अलावा देखो सर, पार्टनरशिप एक्ट में कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पे कंपलसरी नाम को चेंज करना पड़ता है? सेक्शन नंबर 17 इसके अंदर आता है, जब आपका नाम आइडेंटिकल हो किसी दूसरे कंपनी या एलएलपी से, या अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यहाँ पे एप्लीकेशन डालता है सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 साल के अंतर्गत, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कंपलसरी नाम को चेंज करने लगा सकती है। स्मॉल कंपनी का, स्मॉल एलएलपी का क्राइटेरिया 25-40 आपको बताया, कंट्रीब्यूशन टर्नओवर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए के ऊपर आ जाता हूं। राम एंड श्याम आर दी पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म स्टाइल्ड एज अ आरएस एंड कंपनी अ फर्म। गोपाल रीनोन्ड बिजनेसमैन इज देयर कॉमन फ्रेंड। अब देखो राम एंड श्याम का कॉमन फ्रेंड है गोपाल, ठीक है, ओके। इन्होंने क्या किया, गोपाल को सुंदर को इंट्रोड्यूस किया सप्लायर ऑफ द फर्म एज टू न्यूली जॉइंट पार्टनर। गोपाल नोइंगली दैट ही इज नॉट अ पार्टनर रेफर्ड क्वाइट ऑन द इंट्रोडक्शन। अब देखो, जब आप खुद से कुछ ऐसा करते हो और सामने वाले पर्सन को बिलीव करने लगाते हो कि अगर आप पार्टनर हो तो आप पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहलाए जाते हो, और आप उस पर्सन के टुवर्ड्स लायबल रहोगे, यानी कि कुछ भी गड़बड़ हुई तो गोपाल विल बी लायबल टुवर्ड्स सुंदर। यस,
यही वाला प्रोविजन है क्या? यस। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट गोपाल बीइंग अ पार्टनर ऑफ फर्म वाज शेयर्ड बाय द सुंदर विद अनदर बिजनेसमैन, है ना? सो अनदर Madhav. Next day, Sundar supplied the raw material on credit, and Madhav lent 5 lakh to firm for the short period of understanding that Gopal is the partner of the firm. On the due dates, firm failed to discharge the liability towards both. गोपाल की लाइबिलिटी किसके टुवर्ड्स होंगी? तो गोपाल की लाइबिलिटी केवल और केवल सुंदर के टुवर्ड्स होंगी, किसी दूसरे पर्सन के टुवर्ड्स यानी कि मैडी के टुवर्ड्स होने वाली है क्या? नहीं सर, माधव के टुवर्ड्स यहाँ पे नहीं होने वाली है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि समझना, जो पर्सन को अपन ने बिलीव करने लगा है अपने हरकतों से या किसी दूसरे के बोलने पर और अपन शांत थे, तब जाके उस पर्सन के टुवर्ड्स ही मेरी लाइबिलिटी आती है। वो पूरे जग में बोलबाला कर दे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो केवल उसी पर्सन के टुवर्ड्स लायबल रहूंगा। बराबर, ओके। अगला, On admission as a new partner, अमर agreed to be liable for the existing debts. अमर यहाँ पे एग्री होता है कि मैं नया पार्टनर जुड़ रहा हूं, मैं पुराने डेट्स के लिए लायबल रहूंगा। देखो एग्री क्या बोला यहाँ पे? एग्रीड करके, मतलब एग्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। बाय दी फर्म बाय एन एग्रीमेंट साइन बाय ऑल पार्टनर्स, ठीक है। एग्जामिन वेदर अमर विल बी लायबल इन केस द सूट फाइल्ड बाय क्रेडिटर अगेंस्ट द फर्म एंड ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर रिकवरी ऑफ ओल्ड डेट ऑफ द फर्म। यस, बिल्कुल बिल्कुल वो यहाँ पे लायबल रहने वाला है क्या? बिल्कुल, क्योंकि अगर उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है तो वो लायबल रह सकता है। एग्रीमेंट हुआ इसलिए लायबल है, अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो अमर की लायबिलिटी यहां पे नहीं आती, ठीक है सर। सुमन हैविंग 10% शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ 200 लाख ऑफ द फर्म रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च 23। तो देखो 31/3/23 सुमन के यहाँ पे रिटायर हो रही है यहाँ पे सुमन, और उसको 200 लाख में से कितना उसका शेयर है? 10%, यानी कि 20 लाख का उसका शेयर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। फर्म कंटिन्यूज विद द बिजनेस देयर आफ्टर विदाउट फाइनल सेटलमेंट बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड रिटायर पार्टनर्स, और 10 लाख इन्होंने और एक साल में 24 तक इन्होंने क्या किया? 10 लाख रुपए यहां पे कमाया, ठीक है। ओके सर, अब देखो सुमन इन हर ओन इंटरेस्ट एंड इन द एब्सेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्लेम 3 lakhs ऑफ द फर्म टुवर्ड द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन व्हिच वाज रिजेक्टेड बाय द पार्टनर्स। क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो वैलिडिटी ऑफ क्लेम बताइए। तो देखो ये क्लेम तो कर सकती है अगर विदाउट सेटलमेंट आप आगे बढ़ा रहे हो तो, लेकिन कितना क्लेम कर सकती है? तो देखो इसमें सुमन के पास ऑप्शन आता है कि 6% का ब्याज मांग लो। यहाँ पे 6% का ब्याज किसके ऊपर मांगेंगे? 20 लाख के ऊपर मांगेंगे, जो उसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि 1,20,000, या प्रॉफिट में हिस्सा। प्रॉफिट में हिस्सा कैसे आएगा? 10 लाख रुपए कमाया, 10% का शेयर यानी कि 1 लाख रुपए। अब कितना क्लेम यहाँ पे? वो क्लेम कितना कर रही है? 3 लाख। जो कर सकती है क्या? नहीं सर, 3 लाख का क्लेम यहाँ पे नहीं किया जा सकता। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। 3 लाख का क्लेम यहाँ पे नहीं किया जा सकता, ठीक है। आ जाओ सर अगले क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ वो इसके ऊपर एक अपना डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के ऊपर एक सवाल है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर एक ट्विस्ट है। आओ आपको पढ़ाता हूँ। जेवी लिमिटेड बोरोड अ सिक्योर्ड लोन ऑफ 5 करोड़ फ्रॉम द स्टार बैंक लिमिटेड टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। हाउएवर बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी अंडर इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वे रिस्ट्रिक्टेड टू 1 करोड़। 1 करोड़ तक यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड थे। किसकी? बोरोइंग पावर ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का एमओए डिफाइन था यहाँ पे, ठीक है। अब बैंक रिलीज द लोन अमाउंट इन 2 इंस्टॉलमेंट, 1 करोड़ एंड 4 करोड़, मतलब टोटल में 5 करोड़ हो गया। ऑन ड्यू डेट ऑफ द रीपेमेंट कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लायबिलिटी ऑफ 5 करोड़। बोले नहीं देंगे 5 करोड़ रुपए, क्योंकि अल्ट्रा वायरस है। अब कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करती है कि इन्होंने जो लोन है वो 3 करोड़ को यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ लॉफुल डेट्स के लिए यूटिलाइज किया है। देखो जब भी अल्ट्रा वायरस का अमाउंट किसी लॉफुल डेट्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है तो समझना बात को, लेंडर जो होता है वो किसके शूज में आता है? शूज ऑफ डेटर पेड के इसमें आ जाता है। मतलब यहाँ पे बैंक जो है वो कंपनी से 3 करोड़ रुपए तो वसूल कर पाएंगे। अब 2 लाख का यहाँ पे ट्रेस नहीं कर पा रहे तो आपने बताना है क्या होना चाहिए। तो आप पहले सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस लिखना कि वैसे तो कंपनी स्यू व्यू नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप इन पैसे का इस्तेमाल करते हो लॉफुल डेट्स के लिए तब बैंक उतने अमाउंट को क्लेम कर सकती है। सर 2 करोड़ के लिए कंपनी लायबल नहीं होंगी, बैंक चाहे तो डायरेक्टर्स के ऊपर स्यू कर सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। ओके सर अगला देखो यहाँ पे क्या, नेक्स्ट वाला सवाल। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ गुडविल प्राइवेट लिमिटेड अ कंपनी ऑन 15 मई 2024 शेयर सर्टिफिकेट विद इशूड टू अमित, सुमित एंड सुमति ऑन बीइंग मेमोरेंडम ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए और विदाउट अफिक्सिंग कॉमन सील देयर ऑन। और इसके ऊपर कॉमन सील का प्रयोग किया गया क्या? नहीं किया गया, ठीक है। ओके
अंडर द सिग्नेचर ऑफ अमित सुमित जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, कंपनी हैज येट टू अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो साइन एक तो कॉमन सील से होगा या दो डायरेक्टर करेंगे। अब कॉमन सील अगर होता तो कॉमन सील से ही करना पड़ता, बट कॉमन सील है नहीं तो दो डायरेक्टर कर सकते हैं क्या? यस। अब सुमति मानती नहीं, सुमति का काम है रोना बेटा, सुमति यहाँ पे डायरेक्टर है और ये बोल रही है कि नहीं 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 शेयर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है करके। मुझे बताओ क्या शेयर सर्टिफिकेट वैलिड है क्या? हाँ, क्योंकि कॉमन सील ऑप्शनल हो चुका है। तो अगर कॉमन सील नहीं होता है तो दो डायरेक्टर साइन कर सकते हैं, और अगर सीएस होता तो एक सीएस और एक डायरेक्टर, सीएस के साथ एक डायरेक्टर मिलके साइन करके दे सकते थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर्टिफिकेट को दे सकते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट, इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट यहाँ पे अवार्ड कर सकता है कंपनसेशन या डैमेजेस। वाह सर, आपको ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस समझाना है। 3 नंबर के लिए सवाल है यार, मतलब कुछ भी यार, सही में कुछ भी, मतलब ये सवाल तो कम से कम 6 नंबर के लिए देना था। बड़ा बड़ा कंटेंट है इसके अंदर। बच्चे को हमेशा फोमो रहने ही वाला है इसके अंदर कि मैं जितना लिख रहा हूँ सफिशिएंट होगा कि नहीं होगा, जबकि आपको एक एक लाइन में समझाना था इसको। स्पेशल में क्या होता है, जब आप सामने वाले को पहले से बता के रखते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ऑर्डिनरी में नेचुरल जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इसमें आता है वो वाले डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, इनडायरेक्ट नहीं कर सकते। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि जो ऑर्डिनरी नेचुरली जो लॉस अराइज हुआ है उतना ही क्लेम किया जा सकता है सर। पेनल, अगर पेनल के नेचर का है तो वो पैसे को आप क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर कंसिडरेशन, फेवरेट टॉपिक इंस्टीट्यूट का, कंसिडरेशन में से एक सवाल हमेशा बनता है कि एग्रीमेंट बिटवीन लव एंड अफेक्शन वाली जो चीज है वो 4 कंडीशन डालो। नियर रिलेशनशिप हो यहाँ पे, फिर वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, फिर राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और प्रॉमिस टू पे टाइम बाद डेट में केवल रिटर्न प्रॉमिस होना चाहिए। ये इस बारे में डाल दिया तो ये बिल्कुल एनफोर्सेबल हो जाते हैं। चलो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसकी ओर चलेंगे बोलो जल्दी से? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो यहाँ पे, राघव फाउंड द गोल्ड एंड डायमंड स्टडेड इन द व्रिस्ट वॉच वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 लाख। फाउंड हुआ मतलब कहीं पे लॉस्ट गुड्स फाउंड ऐसा वाला था यहाँ पे, ठीक है, ऑन द रोड साइड, मतलब यहाँ पे गुड्स मिला है। ही पिक्ड अप द एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर इन द ट्रू ओनर कैन बी फाउंड। तो वो क्या कर सकता है सर, यहाँ पे प्रॉपर शोइंग एविडेंस वो लेके चले जाए। आफ्टर वेटिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम when the true owner did not turn up, true owner आया ही नहीं, उसने अच्छा अपने बेटा, अपने महेश को, महेश जो उसका बेटा है उसको गिफ्ट कर दिया। क्या वो कर सकता है क्या? नहीं सर, महेश को वो गिफ्ट नहीं कर सकता भाई। क्या मतलब, ऐसा थोड़े खुद के थोड़े वो थोड़ी ओनर बनता है। आओ अगला देखो क्या, आफ्टर फ्यू डेज माधव जो एक ट्रू ओनर है वो नोटिस करता है यहाँ पे व्रिस्ट ऑफ द महेश को, वो अप्रोच करता है उसको और महेश रिफ्यूज कर देता है देने से। अब देखो मतलब वॉच देने से। अब देखो, इन द इवनिंग राघव कॉल्ड माधव एंड टोल्ड हिम दैट ही हैज इनकर्ड 20,000 टू फाइंड द ट्रू ओनर इफ ही फेल्स टू रिम्बर्स लॉफुल एक्सपेंसेस। तो वो स्यू करेगा और रिटेन करके रखेगा। देखो स्यू नहीं कर सकता, रिटेन करके रख सकता है। तो देखो गिफ्ट नहीं कर सकता, इसके अलावा लॉफुल एक्सपेंसेस नहीं मिले तो स्यू नहीं कर सकता, पोजीशन रख सकता है क्या? हाँ, रिटेन करके रख सकता है। और मुझे बताइए क्या वो बेच सकता है क्या? नहीं। बेचने के लिए 2 कंडीशन है, पेरिशेबल नेचर या 2/3 ऑफ लॉफुल एक्सपेंसेस को अगर वो इनकर कर जाए, बेटा लॉफुल एक्सपेंसेस को इनकर कर जाए तो डेफिनेटली फिर वो बेच सकता है। बट 1 लाख की घड़ी थी, 2/3 का मतलब कितना होता था यहाँ पे? अच्छा खासा 66,000 के आसपास होता था। तो 20,000 का ही खर्चा किया है तो वो ये चीज कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना था, प्रोविजन लिखना था। एक बार प्रोविजन लिख दिया, अच्छा प्रोविजन में वो बातें लिखना था जिसके ऊपर यहाँ पे पॉइंटर्स डाल के रखे, बाद में कंक्लूजन में धड़ धड़ यस नो का जवाब आपको देना था। ठीक है, ओके सर। अगला सेकंड वाला पॉइंट देखो, वुलन गारमेंट्स लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ग्रुप ऑफ वुमेन। अच्छा, एक कंपनी है, उन्होंने ग्रुप ऑफ वुमेन के साथ यहाँ पे कि आप सप्लाई करो मैं वुलन क्लॉथ्स फॉर दी मेन, वुमेन किड्स, स्वेटर, मंकी कैप्स और ये बहुत सारी चीजें। एग्रीमेंट एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया कि वुलन क्लॉथ सप्लाई कर देना अक्टूबर एंड तक, क्योंकि उसके बाद तो ठंडी चालू हो जाएंगी तो सप्लाई करना पड़ेगा ना मार्केट में, बिफोर स्टार्टिंग विंटर सीजन। हाउएवर ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्ट्राइक वुमेन ग्रुप कुड नॉट टेंडर सप्लाईज इन मार्च 24। अरे भाई साहब, अब समर का सीजन आ गया बेटा, पर ये लोग अभी अब बोले अब लो वुलन करके, है ना, अब पहनो बोले गर्मी के कपड़े। चले आइए, एनालाइज द सिचुएशन इन दिस अमेजिंग, मतलब इन दिस अमेजिंग क्वेश्चन में आपने बताना है यहाँ पे कि क्या प्रोविजंस होंगे। When the company can, whether company can reject total supply of goods, बिल्कुल रिजेक्ट कर सकता है। सेक्शन नंबर 55 लगेगा कि सर सामने वाला व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता है तो मैं एज अ पर्सन कैन रिजेक्ट दी होल कॉन्ट्रैक्ट, मैं रिजेक्ट करके डैमेजेस को क्लेम कर पाऊंगा क्या? यस सर। अगले केस में क्या मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्या? मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर चाहूँ तो मेरे को डैमेजेस मैं क्लेम कर सकता हूँ। डैमेजेस
तभी क्लेम होंगे अगर मैं एग्री करूंगा। मैंने एग्री नहीं किया, बाद में बोल रहा अरे अब डैमेजेस दे दो, अब नहीं होता भैया। जिस समय आप एग्री हाँ बोल रहे हो ना, उस समय मांग लेना डैमेजेस। एक बार मिल गए तो मिल गए, उसके बाद बेटा मिलने वाले हैं क्या? नहीं सर, उसके बाद नहीं मिलने वाले हैं। समझ रहे क्या बात को? उसके बाद नहीं मिलने वाले, है ना? क्या आप इस बात को समझे क्या? क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलो, है ना? यस, यस सर। चलो आओ, आगे बढ़ू मैं? क्या मैं आगे बढ़ू? बोलो 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 मेरे को जल्दी से। यस सर। आइए अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे अगला पॉइंट देखो क्या दोस्तों, सारे लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब मैं बात करूंगा आपके साथ नेक्स्ट 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 का गया ये वाला सवाल। अब देखो विथ रेफरेंस, अरे यार ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो कमिटेड ऑफेंस ऑफ डिसऑनर चेक सेक्शन नंबर 138 के बारे में डालना था आपने, कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को चेक देता है कोई लॉफुल डेट्स को पे करने के लिए, डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी के लिए, और चेक वो अगर बाउंस होता है तो सामने वाला व्यक्ति यहाँ पे मतलब सीधी सी बात है क्लेम कर सकता है यहाँ पे, और इस पर्सन को डिफॉल्ट करने पर 2 साल तक की जेल या 2x ऑफ द अमाउंट लगेगा। लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि चेक ड्यू डेट के अंदर जाना चाहिए, 30 वो 3 महीने वाला क्राइटेरिया। फिर आने के बाद आपने 30 दिन का सामने वाले को नोटिस देना चाहिए, फिर वहां से 15 दिन में पेमेंट करना चाहिए। तो अगर वो सब नहीं हुआ तब जाके आप कर सकते हो। आप बाकी आपको समझ गया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। अब देखो सर, अब यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल चेक्स आर बिल्स व्हाइल ऑल बिल्स आर नॉट चेक। अब देखो क्या बोला है, एक्सप्लेन द एडिशनल फीचर्स ऑफ चेक के बारे में बात किया है विच डिफरेंशिएट एज पर द बिल। तो आपको है ना बेटा, सुनो, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हुआ। लोगों का कहना था सर हमने ना डिफरेंस बना के आए हैं, है ना, हमने डिफरेंस लिख के आ गए। बेटा आपको डिफरेंस नहीं लिखना था रे राजा, आपको यहाँ पे वो 3 पॉइंट्स लिखना था जो चेक के कैरेक्टरिस्टिक्स में थे, जो उसको अलग बनाते हैं। जैसे देखो ये मेरी चार्ट बुक है बेटा, जिसमें 140 पेजेस में मैंने पूरे लॉ को समराइज कर दिया हूं। अब समझो उसके मतलब ये छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा गया। देखो इसके अंदर ऑल असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, तो ये तो पता ही था। ये देखो ये स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर होता है, ये पेबल ऑन डिमांड होता है, समझ रहे हैं आप बात को, और इसमें स्टैंपिंग और एक्सेप्टेंस नहीं लगता। ये 3 पॉइंट्स लिखने पर आपको 3 नंबर मिलने वाले थे। क्या कहा मैंने, बोलो? ये 3 पॉइंट लिखने पर आपको 3 नंबर मिलने वाले थे। ये देखो एग्जैक्ट 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर है। बच्चे इसमें भावुक हो गए। अब अभी भी कुछ बच्चे एग्री नहीं करेंगे इससे, मैं बता रहा ना आपको। अरे गेल सप्पा, इन्होंने देखो डायरेक्टली लिख के रखा है एडिशनल फीचर्स, तो आपको वो 3 ही पॉइंट लिखने थे जो अलग है करके। समझे क्या आप बात को, है ना? तो बस ये 3 पॉइंट लिख देते, आपको नंबर यहाँ पे मिल जाते। क्या? बिल्कुल बिल्कुल आपको यहाँ पे नंबर मिल जाते। वैसे ये जो हमारी जो है ना बुक, ये जो चार्ट बुक है हमारी, जिसमें 140 पेजेस में पूरे लॉ को हमने समराइज किया है, ये आपको igsir.in के ऊपर मिल जाएंगी। बस ध्यान देना, आप हार्ड कॉपी ऑर्डर करना, बच्चे सॉफ्ट कॉपी ऑर्डर कर देते, PDF जिसमें मिलती है आपको हमारे ऐप के ऊपर, ठीक है ना? तो अगर आपको घर पे किताब चाहिए बेटा, तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना है, आपको हार्ड कॉपी ऑर्डर करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके सर, अगला देखो क्या, अगला 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 कहा गया। चलो अगला एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया गया। एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, समझ में नहीं आता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है। बट एक बार आपने जिसको मान लिया, फिर उसके बाद आप बदल नहीं सकते। एक बार आपने मान लिया प्रॉमिसरी नोट है, बस उससे ही कंटिन्यू करो। सर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द लॉ। अरे मेरे को इतना मजा आया ना ये क्वेश्चन देख के, मैं बताऊँ क्या आपको? अच्छा अब देखो खास बात क्या है, हमारे चार्ट बुक के अंदर है ना बहुत लिमिट, मैंने IRF के 2-3 टॉपिक्स ही डाला था, कि बाकी इसके पूरे टॉपिक्स कवर्ड करके रखा हूं। लेकिन IRF के मेरे को पता था यार इसमें से नहीं पूछ सकते, जिसमें से सवाल पूछ सकते, बराबर वही डाला। और देखो यहाँ पे क्या है ना, टाइप्स ऑफ लॉ, क्रिमिनल, सिविल, कॉमन लॉ। बस देखो IRF यहां से चालू होता है बेटा, 1 2 3 4 पेज में खत्म IRF, है ना? उसी में से सवाल बराबर फंसा। तो मैं वही, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर चार्ट बुक में से जितना दिया है वो सफिशिएंट, अरे मोर देन सफिशिएंट है। पहले उतना तो पढ़ो, उतना ही पढ़ के नहीं होता अपने से, सब चीजें कवर्ड है उसके अंदर। जितना आपने एग्जाम में लिखना चाहिए उतना एकदम परफेक्टली कवर्ड है, ना ज्यादा ना कम। जितना आपने एग्जाम में लिखना चाहिए उतना पूरा पूरा यहाँ पे दे के रखा है। जैसे देखो ऑक्शन सेल के अंदर भी आपको जितना लिखना चाहिए सब, प्रिटेंडेड बीडिंग में क्या होता है ना, सवाल आगे मैं बताऊंगा आपको इसके ऊपर भी, ठीक है? चलिए सर आ जाओ, देखो फिर अगला क्या, ये वाला क्वेश्चन
बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अमेजिंग, अपने क्वेश्चन बैंक में अंदर भी ये वाला सवाल है बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे, अशोक अ ट्रेडर डिलीवर्ड कैमरा टू मंगेश। देखो मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ साइड में, जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था तभी मैं साथ साथ मुझे इसको मैंने 2-4 बार 3 बार मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, और उसके बाद फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया कि अच्छा इसमें ये वाला प्रोविजन है करके, आप समझ रहे, मतलब 3 बार बेयर मिनिमम मैंने पढ़ा, तब जाके मेरे को क्लिक हुआ इसका आंसर। अब मैं बताता हूँ क्या। और अच्छा, और एक मजे की बात बताता हूँ कि ये वाला जो सवाल है अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर दे के रखा है इसके अंदर, मतलब ये वाला सवाल किया है हम लोगों ने, बट वो एग्जैक्टली मतलब जो एक पॉइंट था ना, मैं आपको अभी समझाऊंगा वो कौन से पॉइंट के ऊपर सवाल पूछ रहा है, ठीक है। देखो, अशोक एक ट्रेडर है जिन्होंने डिलीवर किया बेटा मंगेश को, क्या यहाँ पे सेल और रिटर्न बेसिस पर डिलीवर किया। अब मंगेश ने यहाँ पे क्या कर दिया, कैमरा को डिलीवर कर दिया सेल और कैश बेसिस पर, मतलब मंगेश की ओनरशिप हो चुकी है, कैमरा को ओनर मंगेश। अब अशोक को पैसा चाहिए मंगेश से, इस बात का ध्यान रखना। अशोक को बाकी कोई लेना देना नहीं, रमेश सुरेश किसी को भी चाहिए, मुझको पैसा चाहिए मंगेश से, ठीक है। आफ्टरवर्ड अब राहुल ने इसको डिलीवर किया विशाल को सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर, है ना, ओके, विदाउट पेइंग कैश टू मंगेश। अब कैमरा जो पोजीशन में था विशाल का, उसके चोरी हो गया बेटा, और रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एट, आपको एनालाइज करना है सिचुएशन वेदर मंगेश, राहुल या विशाल जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे क्या। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे किसके टुवर्ड्स, अशोक के टुवर्ड्स सवाल पूछा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सर जो अशोक है ना वो केवल और केवल मंगेश से पैसा क्लेम कर सकता है, उसको ये बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपन सारे लोग पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना, तो अपन ने भले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैक्स का कंसेप्ट है, बट अपने को बताया, आपको ये भी बताया सोगा जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से ही अलग होके आया है। तो ध्यान देना यहाँ पे कि सर उसको आगे से कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना मंगेश से है, तो वो पैसा किससे क्लेम करेगा, अशोक जो पैसा है वो मंगेश से क्लेम करेगा। आपको बस इतना ही पूछा, आप इतना ही जवाब देना, सर ये किससे पैसा क्लेम करेगा, ये विशाल से ही पैसा क्लेम करेगा। सर ये किससे करेगा, ये केवल और केवल आर से ही पैसा क्लेम कर सकता है, किसी और से कर सकता है क्या, नहीं सर नहीं कर सकता है। बस इसके ऊपर वो सवाल बोला गया था, ठीक है। अब देखो, अंसारी ऑफ जयपुर, अंसारी ने बेटा यहाँ पे टीवी भिजवाया किसी को, बाबूराम ऑफ दिल्ली को, उसने डिलीवर किया टीवी सेट्स किसको, चेतन को। चेतन देखो यहाँ पे सी दिख रहा है आपको गाड़ी में, और वो जा रहा है ट्रांसपोर्ट कैरियर के, आप दे दो बाबूराम को। बाबूराम ने इसको फर्दर सोल्ड किया श्यामलाल को, इन्होंने सोल्ड किया 60,000 पर सेट, अपने को अमाउंट से कोई लेना देना नहीं। बाबूराम डिमांडेड द डिलीवरी बट द चेतन, अब देखो चेतन ने गलती किया, रॉन्गफुली रिफ्यूज टू डिलीवर इट टू बाबूराम। अब ये तो गलती किसकी है, चेतन की है बेटा। यहाँ पे ट्रांजिट एंड हुआ क्या, हाँ सर ट्रांजिट एंड हो गया क्योंकि पहुंच गया था कुछ। अब देखो दैट इज व्हाई ही फेल्ड टू डिलीवर टू श्यामलाल, और ह्यूज लॉस हो गया। अब अंसारी को जब इसके बारे में पता चला तो चेतन ने बोला, उसने चेतन को बोला स्टॉप कर डिलीवरी को। मुझे बताइए क्या ये स्टॉपेज एंड ट्रांजिट है क्या अंसारी के पास, नहीं सर। स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक ही केस में आता है, अगर बाबूराम यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो जाता और इन ट्रांजिट गुड्स होते तो मैं यहाँ पे, अब इंसॉल्वेंसी की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, तो वो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है क्या। बाबूराम को जो लॉस हुआ है, लॉस सफर ड्यू टू नॉन डिलीवरी, अगर कुछ लॉस हुआ है वो क्लेम कर सकता है। देखो आगे जो माल बेचा और उसके ऊपर लॉस हुआ है वो क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ड्यू टू नॉन डिलीवरी मुझे अगर कोई दूसरा डैमेज हुआ है जो डायरेक्टली उसके कारण है, तो डेफिनेटली मैं वो क्लेम कर सकता हूं, किससे, अंसारी से क्लेम कर सकता हूं। सर पार्टनरशिप कोर्ट के द्वारा कैसे डिसॉल्व होती है, बहुत सारे पॉइंटर्स है जो आप, जिसमें से आप कोई भी लिख के आ सकते हो, जितने मार्क का सवाल था उतने पॉइंट्स। फिर देखो, फिर यहाँ पे आता है राइट्स ऑफ बेलर अगेंस्ट दी रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट, यानी कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्या क्या बेलर के राइट है यहाँ पे, तो बिल्कुल वो डैमेजेस और वो सारे पॉइंटर्स यहाँ पे लिखना था। पौनी की क्या क्या ड्यूटीज है ये आपको लिखना पड़ता है कि टू टेक केयर रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स वगैरह, ऐसा वो सब चीजें आपको डालना था। अब देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन 6 का ए वाला पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे, वो आपको इजीली समझ जाते हैं, मतलब वो तो आपको एक्जैक्टली जितना आपने को पता होता है उतना ही लिख सकते हैं। अब अपन उसमें फेंकम फाकी कुछ चल नहीं सकती है। अब ये देखो क्या सर देखो, अमन ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बबन हु एक्सेप्टेड इट एंड पेबल टू मगन और ऑर्डर। अमन ने ड्रू किया यहाँ पे बबन के ऊपर और उसको दे दिया और बोला कि यहाँ पे मगन को या उसके ऑर्डर को पे करना, यानी कि ड्रॉई कौन हो गया, मगन यहाँ पे ड्रॉई हो गया, ठीक है ओके। मगन ने इस बिल को गगन को दे दिया और गगन ने इसको आकाश को दे दिया टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन नेक्स्ट डे। हाउएवर ऑन द एंडोर्स इट टू आकाश, हाउएवर ऑन द डेथ ऑफ गगन ऑन सेम डे उस ओनली सन अंकित ने ये बिल आकाश को दिया। लीगल रिप्रेजेंटेटिव नेगोशिएशन कर सकता है,
नहीं कर सकता सर, वो यहाँ पे डिलीवरी नहीं दे सकता, मतलब नेगोशिएशन जस्ट बाय डिलीवरी कर सकता है क्या? नहीं। ऑन प्रेजेंटिंग द बिल ऑन ड्यू डेट बबन रिफ्यूज टू पे, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन हुआ, डिसाइड वेदर आकाश कैन एनफोर्स द पेमेंट, नहीं कर सकता है सर आकाश यहाँ पे पेमेंट को, क्योंकि डिलीवरी अगर प्रॉपर नहीं होंगी तो ऐसे केस के अंदर वो पेमेंट को एनफोर्स नहीं कर सकता है, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है, ठीक है, ओके। अब रिलायबल लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, ग्लोबल लीडर जो भी है प्रोडक्ट्स वोडक्ट्स के अंदर, फॉर द पेमेंट ऑफ द सेल प्राइस ऑफ द मशीनरी इंपोर्टेड, अब कोई एलेक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूएसए की, उससे अपन ने क्या बुलाया, उससे अपन ने मशीनरी बुलाया, ठीक है, ओके। इंडियन कंपनी ड्रो अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अब मैंने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज मनीष के ऊपर फाड़ा, जो एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया है बेटा, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है ना, वो एक्सेप्टेड द बिल पेबल टू द लॉस एंजलिस यूएसए, पेबल वो बाहर है पर मैंने बिल इंडिया में बनाया, मतलब मेड इन इंडिया है और ड्रॉन ऑन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज अथोराइज पर्सन ऑफ ड्रॉवर कंपनी, मतलब इंडियन कंपनी का यहाँ पे अथोराइज पर्सन है जो इंडिया में बैठा है, तो ऐसे केस के अंदर ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनता है क्या? यस। देखो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की दो कंडीशन है बेटा, क्या कि मेड इन इंडिया होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा क्या, प्लस इसके अलावा बोल के रखा है कि ये जो ड्रॉ हो रहा है ना, ये रेसिडेंट ऑन इंडिया के ऊपर होना चाहिए, या दूसरा पेबल ये इंडिया में होना चाहिए, पेबल इन इंडिया, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ये वाली सेटिस्फाइड हो गई, एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम इसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मानते हैं क्या? हाँ सर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है ना, तो मैं कहूंगा आपके साथ बस ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, ठीक है। अब ये तो पूरे पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन दे के रखा है, देखो agent cannot be personally enforced nor be personally bound by the contracts on the behalf of principal, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे एजेंट पर्सनली लायबल होता है, याद है अगर प्रिंसिपल फॉरेनर वाला व्यक्ति हो, वो सब चीजें ऐसे पॉइंटर्स दे के रखे, बस वही वाले पॉइंट यहाँ पे आपको डालना है। मैं आपको एक बार बता दूं क्या, है ना, चलो सर बता ही दो, एक बार खत्म ही करो ना, एक बार पूरा ही बता दो। हमारे चार्ट बुक में ये चीजें देके रखी है, रूल्स रिलेटिंग टू कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ये देखो एजेंट लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी वेयर एजेंट इज पर्सनली लायबल, ये पांच में से कोई भी चार पॉइंट डालते थे ना, अब्रॉड वाला अगर प्रिंसिपल है या नाम नहीं बताया या इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल है, प्रिटेंडेड एजेंट है या एजेंट एक्सीड करता है अथॉरिटी को, बस ये केसेस थे। देखो इसको डबल स्टार मार्क डाल के रखा हो, DQ बोल के भी रखा हो, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं करके, अरे लाइक लिटरली भाई सब कुछ लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने डिस्कस किया हो, एग्जाम का जो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था ना उसके अंदर ये पॉइंट डिस्कस हुए हमारे, ठीक है ना, तो ऐसे केस के अंदर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सर, ये वाले केसेस के अंदर यहाँ पे मतलब ये एक्सेप्शन आपको लिखना पड़ेगा सर। इंडेमनिटी होल्डर के पास यहाँ पे क्या क्या राइट होते हैं, इंडेमनिटी होल्डर के पास क्या क्या राइट है, व्हेन सूड तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, अमाउंट क्लेम कर सकता है, इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, वो सब। फिर 4 डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी, डायरेक्ट क्वेश्चन है सर। थ्रेट टू कमिट सुसाइड कोवर्जन होता है क्या? यस बिल्कुल बिल्कुल ये कोवर्जन होता है बेटा, ध्यान रखना। थ्रेट टू सर सुसाइड हो गया तो अब तो पनिशमेंट दे नहीं सकते, बट थ्रेट टू कमिट सुसाइड डेफिनेटली कोवर्जन माना जाता है क्योंकि वो फिजिकल डैमेज है खुद के ऊपर बेटा, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या सर, लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑक्शन सेल के बारे में बात किया। अब बिड बाय द सेलर विथ और विदाउट नोटिफिकेशन, देखो अगर विथ नोटिफिकेशन किया तो वो कर सकता है, बस वो प्रिटेंडेड बिडिंग नहीं होना चाहिए, और विदाउट नोटिफिकेशन किया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता, वॉइड हो जाती है वो चीजें। दूसरा, बिडर रिट्रैक्ट कर सकता है क्या? यस, बिफोर द फॉलो ऑफ टाइमर या कस्टमरी मैनर से पहले वो अपने बिड को विड्रॉ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवोकेशन बिल्कुल पॉसिबल है। प्रिटेंडेड बीडिंग, अगर जबरदस्ती कोई व्यक्ति प्रिटेंडेड बीडिंग करता है तो सामने वाले व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है कि उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है क्या? हाँ सर बिंदास, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, क्या कर सकता है बोलो जल्दी से, वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। क्या आप इस बात को समझे? सारे लोग जल्दी से बता दो मेरे को, क्या आप लोग इस बात को समझे क्या, है ना, बोलिए, है ना। यस, देखिए ये देखो प्रिटेंडेड बीडिंग आता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है,
बराबर है। यस सर, यहाँ पे अगर आप बिड को आप नोटिफाई नहीं करोगे तो सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, यहाँ पे वो कॉन्ट्रा भी मतलब सीधी सी बात है, वो यहाँ पे चीजों को कैंसल आउट कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे कर सकता है। बिड एक्सप्रेसली रिजर्व्ड है तो आप करना है यहाँ पे, अदरवाइज आप कर पाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, बराबर है क्या? बोलो 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 मेरे को जल्दी। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है अंटिल अनाउंसमेंट इज मेड बिडर में रिट्रैक्ट द बिड, मतलब बोला जा रहा है कि बिडर चाहे तो अपने बिड को वापस ले सकता है। भाई मतलब मैं बता रहा हूँ प्योर गोल्ड है भाई ये, मतलब लिटरली बोल रहा हूँ आपको, सब कुछ चीजें कवर्ड है, मतलब मजा आ गया भाई, मजा ही आ गया मेरे को तो। आओ देखो अगला, explain the provisions relating to delivery of wrong quantity of goods as per the provision of sale of goods act। wrong quantity का दूसरा देखिए, एक तो आप रिजेक्ट कर दो होल गुड्स को, या आप एक्सेप्ट कर दो कॉन्ट्रैक्ट वाले गुड्स को, और अदर गुड्स को रिजेक्ट कर देना। बस ये प्रोविजंस को आपको लिख के आना है क्या? ये सर आपको लिख के आना है। सोगा का वो वहां पे ऊपर राइस वाला भी था वहां पे, है ना। चलिए बस ये था बेटा पूरा पूरा पेपर। ओवरऑल पेपर की अगर मैं सर बात करेंगे तो पेपर कैसा था, मैं आपको एक बात बताऊं तो पेपर मेरे को बहुत ज्यादा इजी नहीं लगा। मैं ऐसा बोलूंगा कि पेपर मीडियम और हार्ड के है ना, ऐसे थोड़ा सा बीच के रेंज का पेपर था। ठीक है ना, यस। और ये हुई पहली वाली बात। दूसरा मैं बोलूँ सर पेपर लेंदी था, पेपर लेंदी था, लेकिन अगर बच्चे ने पहले 15 मिनट में अगर देख लिया होगा पेपर को तो उसको समझ में आ गया होगा पेपर थोड़ा सा लेंदी है। और जब क्या होता है इतने कम मार्क्स के लिए सवाल पूछे जाते हैं ना, तो बहुत कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना पड़ता है। तो हो सकता है बच्चे होंगे जिन्होंने 100 मार्क का सॉल्व किया, जिन्होंने 90s में सॉल्व किया, तो बहुत एकदम अच्छे से अगर आपने शांत दिमाग से सॉल्व किए होंगे तो आसानी से हो जाता है। आपने एक चीज देखे भी होंगे, अक्सर ये पेपर में होता है यार कि 3 घंटे का पेपर है ना, पहले 1 घंटे तो अपन बड़ा आराम आराम से लिखते हैं, दूसरे घंटे में अपन थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते, तीसरे में तो जो लिखते भाई साहब जो मन में आ रहा है पेलो बोले, है ना, एकदम भाई साहब मतलब मानते ही नहीं अपन लोग एकदम। तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका पूरा पूरा पेपर डिस्कशन समाप्त। अब मैं आपको एक चीज आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, देखो आप सारे लोगों को आजकल तो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आपको एक आइडिया आ जाता है, मैं अगर पेपर दे रहा हूं तो मुझे पता होता है मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 100% आप श्योर हो कि आप पास होने वाले हो, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे फिर तो आप बिंदास देखो, आप 1 आवर की सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करो, और इसके अलावा अर्ली बर्ड बैच आप यहाँ पे चालू कर सकते हो। ठीक है ना, सीए इंटर का अर्ली बर्ड बैच जो लगभग 1 अक्टूबर से चालू होने वाला है। यहाँ पे कल कल मतलब आज की तारीख है 21 सितंबर, कल 22 अक्टूबर को मैं हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। या दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि 50-50 है तो भी आप इसी प्लान से जाइए। अगर आपको लगता है कि 100% है कि मैं क्लियर नहीं करूंगा, तो आप सीए फाउंडेशन की तैयारी 10 दिन के बाद से चालू कर दीजिए। 1 अक्टूबर से आप 10 यहाँ पे चालू कर दीजिए। अब सर मेरे को एक बात बताइए, मेरे को है ना जैसे लॉ के अंदर एग्जाम्पल के लिए, लॉ के अंदर अकाउंट्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, इको सकता है, मेरे को बहुत ज्यादा डर है सर, बहुत बहुत ही ज्यादा डर है सर, मैं क्या बताऊं, या मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको अभी बैच ज्वाइन करना है, आप अभी बैच ज्वाइन कर लो। अब जिस सब्जेक्ट में डर है उसी का करना, सारे इसके क्लासेस मत लेके बैठना, क्लासेस उसका लो जिसमें आपको दिक्कत है। अभी मेरी जैसे जनवरी 25 के लिए रेगुलर बैच चालू हुई है, जस्ट कुछ दिन पहले ही चालू हुई, अभी 8 ही सेशन हुए मेरे, है ना। तो ऐसे इसमें 21 को 8 ही सेशन हुए मेरे अभी तक, तो कल 9th वाला सेशन है। तो ऐसे केस में आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं लॉ के लिए, उसी प्रकार से आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं ultimatec.com के ऊपर जाके, जो मैं आपको बता दूंगा, है ना। अब समझना सर, बाकी जो हमको मतलब आते हैं उसको रिवीजन वीडियो से कवर कर लो, है ना, उसको रिवीजन वीडियो से सर लॉ को मान लो हमको लॉ आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप स्पेशल 26 5.0 से कवर कर लो, स्पेशल 26 5.0 आप इससे कवर कर लो बेटा, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। लिटरली बता रहा हूं मैं आपको, ये रिवीजन सीरीज है, लेकिन ये रिवीजन सीरीज है जिसके कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा हिले हुए हैं, जिनको ये पेपर इतना आसान होने के बाद डर लगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आप फिर बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से। बट अगर आपको लग रहा है कि आप ये रिवीजन वीडियो से कर सकते हैं तो मतलब नथिंग लाइक इट, फिर तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, कोई बात नहीं है उसमें, है ना। यस, समझे क्या सारे लोग जल्दी से बता देंगे मेरे को। यस सर आपकी ये जो क्वेश्चन बैंक है और ये जो बुक है हमारी चार्ट बुक, ये कहाँ से मिलेंगी, ये IGSir.in के ऊपर से मिलेंगी। जिस दिन भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो वहां से 8 दिनों के अंदर ये किताब आपको मिलती है। ध्यान रखना 8 बिजनेस डेज, संडे उसमें इंक्लूड नहीं होते, और दूसरा पब्लिक हॉलीडेज उसमें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तो 8 दिनों के अंदर आपको ये किताब डिलीवर की जाती है, बराबर है क्या? यस सर। इसके अलावा बस लास्ट चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़े हो तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए बेटा।
है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं पूरे अपडेट्स देता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपने डेफिनेटली इसको ज्वाइन करना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ आपके साथ, देखो सीए इंद्रेश गांधी अगर आप सर्च करोगे तो पूरी पूरी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, मैं सब कुछ शेयर करता हूँ इसके ऊपर। तो ऐसे केस में डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल की लिंक। ये वीडियो में मैंने जो भी यूज किया नोट्स, ये मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसकी लिंक भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। होप सो आप सभी लोगों का डिस्कशन बड़ा ही प्यारा प्यारा हो गया। बस जाने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन लेना है सर ये बता दीजिए। तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है ultimatecA.com के ऊपर। तो अल्टीमेट सीए आप सर्च करोगे, आपको ultimatecA.com नजर आ जाएगा। इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। हो जा भाई चालू, ऐसा मत हो, क्यों बेइज्जती करवा रहा है भाई, हो भाई चालू। हो सकता है नेटवर्क में दिक्कत हो, ऐसा बाकी नहीं है ना। क्या हो गया, मेरे आईपैड में दिक्कत है क्या? अल्टीमेट सीए, हाँ ये देखो। यस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। सीए फाउंडेशन के टैब में आप जाएंगे तो सीए फाउंडेशन के अंदर आपको एकदम नीचे नीचे यहाँ पे देखो जैसे शुगर बैच आपको दिखने वाली है, तो फुल लेक्चर्स के नाम से आपको दिख जाएंगे। और दूसरे होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच, है ना। तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपको ऑरेंज कलर से दिखेगा और फुल लेक्चर्स आपको ब्लू कलर से दिखने वाला है। तो आप उसमें जाके आप एनरोल कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर बैच लेते हैं तो उसके साथ ही आपको चार्ट बुक यहाँ पे साथ में ही मिल जाती है। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ, आप लोगों के साथ, तो यहाँ पे बाकी चीजें आपको मिल जाती, क्वेश्चन बैंक भी आती है और रेगुलर किताबें तो आती है उसके साथ, राइट। तो ये सब चीजें कुछ साइट का वगैरह का अपडेशन का कुछ काम चल रहा होगा, इसके कारण यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। बाकी मैंने अभी आपको बता दिया हो। तो होप सो आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हो। और आप सभी लोगों ने जरूर से मुझे बताइएगा आपका स्कोर कैसा रहा, क्या आपका स्कोर रहा, ये डेफिनेटली मुझे बताइएगा, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल, बाय 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 एंड बाय बाय।